दोस्तों, मेरठ हत्याकांड के बाद औरैया जिले से आई एक और सनसनीखेज घटना के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिसमें एक पत्नी ने शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही अपने पति को मरवा दिया। लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि प्रगति अगर चाहती तो अनुराग उर्फ मनोज, जो उसकी प्रेमी था, उससे पहले ही शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से प्रगति ने पहले दिलीप से शादी की और फिर दिलीप को सुपारी किलर से मरवा दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिस इंसान से उसे जीवन बिताना था, उसे छोड़कर पहले किसी और से शादी की और फिर उसे रास्ते से ही हटा दिया? तो सबसे अहम सवाल यही है, जब प्रगति को अपने प्रेमी अनुराग के साथ ही शादी करनी थी तो फिर उसने दिलीप को क्यों चुना? अब प्रगति की जो हिस्ट्री है वो पूरी तरह से सामने आ गई है और ये मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और चौंकाने वाला साबित हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस केस की पूरी कहानी और समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस खौफनाक साजिश की वजह बना। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की यह कहानी एक साधारण सी लगने वाली शादी और उसमें छुपी एक असाधारण साजिश की परतें खोलती है। मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के फफूंद थाना क्षेत्र के सियापुर हजियापुर गांव से जुड़ा है। इसी गांव में हरि गोविंद सिंह यादव अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी कमला देवी के अलावा 3 बेटे आलोक, आशुतोष और संतोष तथा 2 बेटियां पारुल और प्रगति थी। पहले वो दिव्यापुर कस्बे के संजय नगर मोहल्ला में रहते थे, लेकिन बाद में गांव में बस गए। हरि गोविंद सिंह एक प्राइवेट नौकरी करके अपने पूरे परिवार का खर्च उठाते थे। उनके तीनों बेटे आलोक, आशुतोष और संतोष पढ़ाई में काफी अच्छे थे। तीनों ने औरैया के तिलक कॉलेज से बीएससी की डिग्री प्राप्त की और फिर नौकरी की तलाश में बाहर चले गए। आशुतोष उज्जैन के एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत था। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और वे अपने अपने परिवार के साथ बाहर ही रहते थे। वे केवल त्योहारों या शादी ब्याह जैसे खास अवसरों पर ही गांव आया करते थे। हरि गोविंद सिंह की दोनों बेटियां पारुल और प्रगति उनके साथ गांव में ही रहती थीं। पारुल और प्रगति भी पढ़ाई में होशियार थीं। दोनों ने 8वीं तक की पढ़ाई दिव्यापुर के आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल से की और फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा औरैया के एक कॉलेज से पास की। इसके बाद उनकी मां कमला देवी ने बेटियों की पढ़ाई छुड़वा दी और उन्हें घर के कामकाज में लगा दिया। उस समय पारुल की उम्र लगभग 18 वर्ष हो चुकी थी और अब हरि गोविंद सिंह को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। वे चाहते थे कि पारुल का विवाह ऐसे परिवार में हो जो संपन्न हो और जहां किसी तरह की कोई कमी न हो। काफी खोजबीन के बाद उन्हें संदीप नाम का एक लड़का पसंद आया। संदीप के पिता सुमेर सिंह यादव मैनपुरी जिले की तहसील भोगांव के अंतर्गत आने वाले गांव नगला दीपा के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी सुमन देवी, 4 बेटे संदीप, अक्षय, दिलीप और सचिन तथा एक बेटी प्रियंका थी। अभी तक उनके किसी भी बेटे की शादी नहीं हुई थी, इसलिए सुमेर सिंह यादव अपने बड़े बेटे संदीप की शादी को लेकर काफी इच्छुक थे। वे करोड़पति और एक प्रतिष्ठित धनाढ्य व्यापारी थे। उनका व्यवसाय हाइड्रा और क्रेन मशीनों से जुड़ा हुआ था। उनके पास कुल 10 हाइड्रा और क्रेन मशीनें थीं, जिनमें से अधिकतर मशीनें सेतु निगम के प्रोजेक्ट्स में लगी रहती थीं। उनका बड़ा बेटा संदीप यादव अपने भाइयों के साथ मिलकर जेसीबी, हाइड्रा और अन्य भारी मशीनों को किराए पर चलाने का काम करता था। सुमेर सिंह यादव का एक मकान औरैया के दिव्यापुर कस्बे में सेहुद मंदिर के पास है। संदीप यादव इसी मकान में भाइयों के साथ रहकर कारोबार चलाता था। उसने मकान के भूतल पर एसएस यादव क्रेन सर्विस के नाम से ऑफिस खोल रखा था। उसका यह व्यापार औरैया से लखनऊ तक फैला था। संदीप वो उसके कारोबार को देखकर हरि गोविंद सिंह ने उसे अपनी बेटी पारुल के लिए पसंद कर लिया। 9 फरवरी 2019 को पारुल का विवाह संदीप के साथ धूमधाम से कर दिया गया। पारुल दुल्हन बनकर ससुराल आ गई और आते ही उसने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। पारुल से छोटी उसकी बहन प्रगति थी, जो रूप में पारुल से भी अधिक सुंदर थी। 17वां बसंत पार करते ही उसकी सुंदरता में और भी निखार आ गया था। उसका गोरा रंग, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और चंचल चितवन किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी थीं। प्रगति के घर से लगभग 100 कदम की दूरी पर अनुराग उर्फ मनोज रहता था। उसके पिता राम मनोहर यादव प्राइवेट नौकरी के साथ साथ खेती भी करते थे।
परिवार में बेटे अनुराग के अलावा 2 बेटियां पप्पी और बबली थीं। बबली की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ रहती थी। 25 वर्षीय अनुराग उर्फ मनोज एक आकर्षक युवक था। बीएसएससी पास करने के बाद उसने नौकरी के लिए प्रयास किया, लेकिन असफल रहने पर उसने ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। अनुराग ठाट बाट से रहता था और गांव में बाइक से घूमता था। पड़ोसी होने के नाते जब कभी प्रगति और अनुराग की नजरें आपस में मिलती तो उनकी आंखों में प्यार का समंदर उमड़ पड़ता, लेकिन चाहकर भी दोनों आपस में बात नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें घर वालों का डर सताता था। ये बात कोरोना काल की है। दरअसल हरिगोविंद सिंह और राम मनोहर के बीच 5 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिससे दोनों परिवारों के बीच कड़वाहट और दुश्मनी बनी हुई थी। यहां तक कि उनका हुक्का पानी भी बंद था। लेकिन इन हालातों के बावजूद प्रगति और अनुराग एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे थे। प्रगति अनुराग के ठाट बाट और अंदाज से प्रभावित थी, जबकि अनुराग प्रगति की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। चाहत दोनों तरफ से थी। धीरे धीरे उनका प्रेम बढ़ा और फिर उनका मिलना जुलना घर के बाहर होने लगा। प्रगति की मौसी का घर औरैया में था। वह वहां जाने के बहाने निकलती और फिर साईं मंदिर जाने का बहाना बनाकर बांके बिहारी होटल पहुंचती, जहां अनुराग भी पहुंच जाता। दोनों वहां घंटों बैठकर प्यार भरी बातें करते। इसी होटल में एक दिन प्रगति और अनुराग ने अपने प्यार का इजहार किया और साथ जीने मरने का वादा किया। दोनों जानते थे कि उनके घर वालों के बीच दुश्मनी है, इसलिए उन्होंने अपने रिश्ते की भनक किसी को नहीं लगने दी। प्रगति का आना जाना अपनी बहन पारुल की ससुराल में अक्सर होता रहता था। वह अपनी बहन और उसके परिवार के वैभव से बहुत प्रभावित थी। उसके मन में यह ख्याल आता कि काश उसका प्रेमी अनुराग भी इतना ही अमीर होता तो वह उससे शादी कर सुखी जीवन बिता सकती थी। इसी सोच में डूबी प्रगति ने एक दिन एक खतरनाक योजना बना ली और अपने इस प्लान से प्रेमी अनुराग को भी अवगत करा दिया। प्रगति की योजना थी कि वह अपनी दीदी पारुल के देवर दिलीप को अपने प्यार के जाल में फंसाएगी, उसे शादी करेगी और फिर उसका मर्डर करवा देगी। इसके बाद प्रॉपर्टी में जो हिस्सा उसे मिलेगा वह लेकर वह दोबारा अनुराग से शादी कर लेगी और शानो शौकत से जिंदगी बिताएगी। प्रगति की इस योजना पर पहले तो अनुराग को हैरानी हुई, लेकिन दोहरा फायदा देखकर वह भी उसके साथ देने के लिए तैयार हो गया। इस योजना के बाद प्रगति का पारुल की ससुराल आना जाना और बढ़ गया। वह दिलीप को अपने मोहपाश में फंसाने की कोशिशें करने लगी। वह दिलीप पर डोरे डालने लगी। 21 वर्षीय दिलीप भी धीरे धीरे प्रगति की ओर आकर्षित होने लगा। दिलीप हाइड्रा चलाता था और दिव्यापुर में रहता था। प्रगति किसी न किसी बहाने दिव्यापुर पहुंच जाती और दिलीप के साथ घूमती। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम परवान चढ़ने लगा। एक दिन दिलीप ने यहां तक कह दिया कि अगर उसकी शादी प्रगति से नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगा। दिलीप की इस धमकी से घर वाले डर गए। इसके बाद सुमेर सिंह यादव ने प्रगति के पिता हरिगोविंद सिंह और भाई आलोक से शादी के संबंध में बात की। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद दिलीप का रिश्ता प्रगति के साथ तय कर दिया गया। हालांकि इस शादी के लिए पारुल राजी नहीं थी। शादी की तारीख 5 मार्च 2025 तय हुई। उधर जब यह खबर अनुराग उर्फ मनोज को मिली तो वह नाराज हो गया। इस पर प्रगति ने उसे समझाया कि वह ज्यादा दिन ससुराल में नहीं रुकेगी और आते ही प्लान को अंजाम देगी। उसने मनोज से कहा कि तब तक वह सुपारी किलर का इंतजाम कर ले। प्रगति के इस आश्वासन पर मनोज मान गया। 5 मार्च 2025 को दिव्यापुर के राधा कृष्ण मैरिज हॉल में प्रगति का विवाह दिलीप के साथ बड़ी धूमधाम और रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। प्रगति दिलीप की दुल्हन बनकर ससुराल नगलादीप आ गई, जहां उसका बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया गया। मुख दिखाई की रस्म में प्रगति को सोने चांदी के आभूषणों के साथ साथ लगभग 70,000 रुपये नकद उपहार स्वरूप मिले। सुहागरात के दिन दिलीप ने भी घूंघट उठाकर उसे एक सोने की अंगूठी और 30,000 रुपये नकद भेंट किए। शादी के बाद प्रगति करीब 5 दिन तक अपने ससुराल में रही। वहां सब कुछ सामान्य था। न प्रगति को कोई शिकायत थी, न ही ससुराल वालों को। जब उसका भाई आलोक उसे मायके लाया तो प्रगति के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, खुशियों से भरी हुई। घरवाले भी निश्चिंत थे कि उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उस मुस्कान के पीछे एक गहरा तूफान छुपा है। मायके लौटने के अगले ही दिन प्रगति ने अपने पुराने प्रेमी अनुराग उर्फ मनोज को फोन लगाया। बातों में वही पुरानी नजदीकियां फिर से जिंदा हो उठी। तय हुआ कि वे औरैया हाईवे के किनारे स्थित होटल बांके बिहारी में मिलेंगे। मनोज थोड़ी ही देर में होटल पहुंच गया।
प्रगति पहले से ही वहां उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब दोनों होटल के एक कमरे में पहुंचे तो उनकी आंखों में छुपी बेचैनी और रहस्य साफ झलक रहे थे। कमरे में बैठते ही बातचीत शुरू हो गई। प्रगति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मनोज, जैसा हमने प्लान किया था उसी के मुताबिक मैंने दिलीप से शादी कर ली है। शादी की रात भी मैंने कोई विरोध नहीं किया ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन उस रात भी मुझे बस तुम्हारी ही याद आती रही। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मनोज ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने अपने मौसेरे भाई दुर्लभ के जरिए एक सुपारी किलर से बात कर ली है जो तुम्हारे पति को खत्म कर देगा। लेकिन एक दिक्कत है, हमें पैसे चाहिए। प्रगति ने तुरंत जवाब दिया, पैसों की फिक्र मत करो, मुंह दिखाई में मुझे करीब 70,000 रुपए मिले हैं और 30,000 रुपए दिलीप ने खर्च के लिए दिए थे। कुल मिलाकर मेरे पास 1 लाख रुपए कैश है और 8 लाख के गहने भी हैं। अब तुम उस सुपारी किलर को बुला लो, हम सामने बैठकर इस हत्या का सौदा तय कर लेंगे। इसके बाद अनुराग ने दुर्लभ यादव के माध्यम से रामनगरम, थाना अचलदा और रैया के कुख्यात अपराधी रामजी नागर उर्फ चौधरी से संपर्क किया। चौधरी कुछ ही दिन पहले, होली से 2 दिन पहले जेल से रिहा हुआ था और इस समय पैसों की तंगी से जूझ रहा था। इसी वजह से वह बिना देर किए इस सुपारी के लिए तैयार हो गया। 17 मार्च 2025 को प्रगति और अनुराग एक बार फिर होटल बांके बिहारी में मिले, जहां उनके आगे के कातिलाना प्लान तैयार की गई। इस बीच अनुराग ने अपने जानकार दुर्लभ की मदद से कुख्यात सुपारी किलर रामजी नागर उर्फ चौधरी को वहां बुला लिया। इसके बाद अनुराग, प्रगति, दुर्लभ और रामजी चारों आमने सामने बैठे और वहीं प्रगति ने अपने ही पति की हत्या करवाने की बातचीत शुरू की। रामजी नागर ने इस काम के बदले 3 लाख रुपए की मांग की, लेकिन जब प्रगति को यह रकम ज्यादा लगी तो वह तुरंत इसके लिए राजी नहीं हुई। थोड़ी देर चली बातचीत के बाद दुर्लभ ने दोनों के बीच 2 लाख रुपए में सौदा तय करवा दिया। एडवांस के तौर पर प्रगति ने 1 लाख रुपए नकद रामजी को दे दिए और बाकी 1 लाख रुपए काम पूरा होने के बाद देने का वादा किया। पति की हत्या की सुपारी देने के बावजूद प्रगति दिलीप के साथ बेहद प्यार और अपनापन दिखाने लगी ताकि किसी को शक न हो। वह कभी फोन करके तो कभी वीडियो कॉल के जरिए दिलीप से मीठी मीठी बातें किया करती थी। दिलीप भी अपनी नई नई पत्नी की बातों में पूरी तरह डूबा रहता था। उसे यह जरा भी शक नहीं हुआ कि जिस प्यार को वह सच्चा समझ रहा है उसमें धोखे का जहर छिपा है। फिर 19 मार्च 2025 की सुबह करीब 10 बजे प्रगति ने दिलीप से मोबाइल पर बात की। दिलीप ने बताया कि वह फिलहाल कन्नौज जिले के उमरदा कस्बे में है, जहां पुल निर्माण का काम चल रहा है। वह अपनी हाइड्रा क्रेन लेकर वहां गया था और अब उसका काम पूरा हो चुका है। उसने कहा कि कुछ ही देर में वह घर के लिए निकल जाएगा। यह खबर सुनते ही प्रगति ने तुरंत यह सूचना अपने प्रेमी अनुराग को दी और अनुराग ने यह बात आगे सुपारी किलर रामजी नागर को बता दी। रामजी नागर अपने 2 साथियों शिवम और दुर्लभ को साथ लेकर बाइक से बेला चौराहे पर पहुंच गया। दोपहर करीब 1:30 बजे दिलीप ने बेला चौराहा पार किया और दिबियापुर की ओर बढ़ा। तभी रामजी नागर, शिवम और दुर्लभ ने बाइक से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पटना नहर पुल के पास एक ढाबा पड़ा जहां दिलीप खाना खाने के लिए रुका। वहीं उसने अपने बड़े भाई संदीप को फोन करके यह जानकारी दी कि वह हाइड्रा क्रेन लेकर लौट रहा है और इस समय ढाबे पर खाना खा रहा है। उसने बताया कि वह करीब 1 घंटे में घर पहुंच जाएगा। खाना खत्म करने के बाद जब दिलीप ढाबे से बाहर निकला तो वहां रामजी नागर खड़ा था। उसने दिलीप से पूछा, भाई साहब, यह हाइड्रा क्रेन आपकी है क्या? दिलीप ने जवाब दिया, हाँ मेरी ही है। कुछ काम है क्या? इस पर रामजी ने कहा, हाँ बहुत जरूरी काम है। दरअसल हमारी कार बेकाबू होकर नहर की पटरी से फिसलकर सीधे नहर में गिर गई है। हमें उसे बाहर निकलवाना है। आप जरा चलकर जगह देख लीजिए, फिर क्रेन से निकाल दीजिएगा। जो भी पैसे कहेंगे हम दे देंगे। दिलीप ने सोचा कि छोटा सा काम है, 2-4 हजार रुपए मिल जाएंगे, इसलिए वह लालच में आकर चलने को तैयार हो गया। रामजी नागर और उसके दोनों साथी शिवम और दुर्लभ उसे बाइक पर बीच में बैठाकर घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। लगभग 7 किलोमीटर का सफर तय कर उनकी बाइक पलिया गांव के पास नहर पटरी पर रुकी। बाइक से उतरते ही रामजी नगर, शिवम और दुर्लभ ने दिलीप को दबोच लिया और उसे घसीटते हुए नहर पटरी से कुछ दूर गेहूं के खेत में ले गए। वहां मारपीट कर तथा धारदार हथियार से हमला कर दिलीप को लहूलुहान कर दिया गया, लेकिन अभी दिलीप की सांसें चल रही थी। फिर रामजी नागर ने कमर में खूंसा तमंचा निकाल लिया और दिलीप की कनपटी से सटाकर फायर कर दिया।
उसके बाद उसे मरा समझकर तीनों बाइक से फरार हो गए। इधर प्रगति लगातार अपने प्रेमी और सुपारी किलर के संपर्क में मोबाइल फोन के जरिए बनी रही। शाम 4 बजे के आसपास पलिया गांव के कुछ लोगों ने नहर के किनारे गेहूं के खेत में एक युवक को मरणासन्न हालत में पड़े देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना शहर के एसएचओ पंकज मिश्रा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उस समय युवक की सांसें अब भी चल रही थीं। जान बचाने की कोशिश में पुलिस ने उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में भर्ती कराया। इधर जब 2 घंटे तक दिलीप घर नहीं पहुंचा तो उसके भाई संदीप ने उसे कॉल की। कॉल इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने रिसीव की। उन्होंने संदीप को बताया कि यह मोबाइल फोन जिस युवक का है वह मरणासन्न हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है। यह सुनते ही संदीप घबरा गया। उसने एसएचओ को बताया कि घायल युवक उसका भाई दिलीप है और वह तुरंत विधुना अस्पताल पहुंच रहा है। इसके बाद संदीप ने दिलीप के घायल होने की सूचना अपने भाइयों, माता पिता और दिलीप की ससुराल में दी। फिर वह अपने भाई अक्षय के साथ विधुना अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में जब उसने अपने भाई दिलीप की हालत देखी तो डॉक्टरों से बातचीत की। दिलीप की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में दिलीप का इलाज शुरू हुआ और मस्तिष्क का सीटी स्कैन किया गया। स्कैन में पता चला कि दिलीप की कनपटी में गोली फंसी हुई है। तब तक दिलीप का पूरा परिवार मेडिकल कॉलेज पहुंच चुका था। दिलीप की पत्नी प्रगति भी अपने भाई आलोक के साथ अस्पताल आ गई थी। पति की हालत देखकर प्रगति जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, अभी तो मेरे हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा और भगवान तूने ये क्या कर दिया? इन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? भाई आलोक ने किसी तरह अपनी बहन प्रगति को संभाला। हालांकि वह जानता था कि यह सब एक दिखावा है, एक नाटक। उसे सब कुछ पहले से पता था। जब दिलीप को गोली लगने की खबर पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंची तो मौके की गंभीरता को देखते हुए एएसपी अभिजीत आर, शंकर, एएसपी आलोक मिश्रा, डीएसपी भरत पासवान और सहार थाना प्रभारी पंकज मिश्रा तुरंत सैफी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां उन्होंने घायल दिलीप यादव के परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। अधिकारियों को यह जानकर हैरानी हुई कि दिलीप कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक करोड़पति व्यापारी का बेटा था। उसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही था, दिलीप की जान का दुश्मन कौन था? दिलीप के परिवार वाले भी इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं दे सके। अगले दिन सैफई मेडिकल कॉलेज में दिलीप की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद परिवार ने तुरंत निर्णय लिया और उसे ग्वालियर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन वहां भी संतोषजनक सुधार नहीं हुआ तो वे उसे आगरा ले गए। वहां भी हालत जस की तस रही तो आखिरकार औरैया के चिचौली मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुंचे। तमाम कोशिशों के बावजूद 21 मार्च की सुबह दिलीप जिंदगी की जंग हार गया और उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि दिलीप के शरीर पर कुल 9 स्थानों पर गंभीर चोट के निशान थे जो किसी धारदार हथियार से किए गए थे। साथ ही उसके सिर के पीछे से 0.315 बोर की एक गोली भी बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद परिवार वाले दिलीप के शव को उसके पैतृक गांव नगला दीपा लेकर गए। जैसे ही शव गांव पहुंचा पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बेटे की लाश देखकर उसके पिता सुमेर सिंह और मां सुमन देवी रो रो कर बेहाल हो गए। घर के बाकी सदस्यों की आंखों से भी आंसुओं की धार बह निकली। दिलीप की पत्नी प्रगति, जो उस समय ससुराल में ही थी, शव देखकर बेसुध हो गई और पति के शव से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। उसका हाल देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। किसी तरह उसकी बहन पारुल ने उसे संभाला। इसके बाद दिलीप का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया गया। इस बीच सहार थाने के एसएचओ पंकज मिश्रा ने संदीप यादव द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दिलीप पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज की, जिसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 109 के तहत दर्ज किया गया। लेकिन जब दिलीप की मौत हो गई तो उसी रिपोर्ट को हत्या के मामले में बदल दिया गया। मामला एक बड़े कारोबारी के बेटे की हत्या से जुड़ा होने के कारण केस को आईपीसी की धारा 103 के तहत दर्ज किया गया। इसलिए औरैया जिले के एसपी अभिजीत आर, शंकर ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए एएसपी आलोक मिश्रा और डीएसपी भरत पासवान की निगरानी में एक विशेष जांच टीम
SIT गठित की। इस टीम में सहार थाने के इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा, स्वॉट टीम के प्रभारी राजीव कुमार, चुने हुए तेज तर्रार पुलिसकर्मी और सर्विलांस टीम के सदस्य शामिल किए गए ताकि मामले की सच्चाई जल्द से जल्द सामने लाई जा सके। पुलिस कप्तान द्वारा गठित विशेष टीम ने पूरे जोश और फुर्ती के साथ जांच शुरू कर दी। सबसे पहले टीम घटनास्थल पर पहुंची और वहां का गहन निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने ढाबे के मालिक और वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों से अलग अलग पूछताछ की ताकि किसी भी सुराग को पकड़ा जा सके। पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने उस रास्ते की भी बारीकी से जांच की जो ढाबे से पलिया गांव तक जाता है, वही गांव जहां दिलीप घायल अवस्था में गेहूं के खेत में मिला था। यह दूरी लगभग 7 किलोमीटर थी। टीम ने पूरे रास्ते में विशेष रूप से सड़क किनारे और नहर की पटरी पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज को बारीकी से खंगाला। जांच के दौरान पुलिस को एक अहम सुराग मिला। पटना नहर पुल पर लगे कैमरे में देखा गया कि एक बाइक पर 4 लोग पलिया गांव की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब वे वापस लौटे तो बाइक पर केवल 3 लोग ही थे। इस फुटेज में एक व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जिससे उसकी पहचान संभव हो पाई। पुलिस टीम ने यह CCTV फुटेज आसपास के थानों को भेज दी। जब अचलदा थाने की पुलिस ने यह फुटेज देखी तो उन्होंने तुरंत जानकारी दी कि बाइक चलाने वाला युवक और कोई नहीं बल्कि रामजी नागर उर्फ चौधरी है। रामजी एक जाना माना अपराधी है और अचलदा थाने के अंतर्गत आने वाले रामनगरम गांव का निवासी है। उसके खिलाफ पहले से ही 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल से जमानत मिली थी और फिलहाल वह जेल से बाहर घूम रहा था। इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि दिलीप की हत्या में रामजी नागर की अहम भूमिका हो सकती है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने तुरंत रामनगरम गांव में छापेमारी की, लेकिन वह वहां नहीं मिला। इसके बाद इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा और स्वाट टीम के प्रभारी राजीव कुमार ने अपने खास मुखबिरों को उसकी तलाश में लगा दिया और खुद भी लगातार छापे मारते रहे। 24 मार्च 2025 को दोपहर करीब 12 बजे एक महत्वपूर्ण सूचना थाने में प्राप्त हुई। एक भरोसेमंद मुखबिर ने थाने पहुंचकर बताया कि रामजी नागर इस समय हरपुरा मोड़ पर किसी युवक के साथ पैसों को लेकर बहस कर रहा है। मुखबिर ने यह भी कहा कि अगर तुरंत कार्रवाई की जाए तो उसे रंगे हाथ पकड़ा जा सकता है। सूचना मिलते ही SHO पंकज मिश्रा अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत हरपुरा मोड़ के लिए रवाना हो गए। पुलिस को देखकर 2 युवक मौके से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन टीम की सतर्कता से दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया गया और उन्हें थाने लाया गया। थाने में पूछताछ के दौरान एक युवक ने अपना नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी बताया, जो महेश नागर का बेटा और रामनगरम का निवासी था। दूसरे युवक ने अपना नाम अनुराग उर्फ मन्नू यादव बताया, जो राम मनोहर यादव का बेटा और गांव सियापुर हजियापुर, थाना फफूंद, जिला औरैया का निवासी था। इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा द्वारा रामजी नागर की तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन, एक तेज धार वाला चाकू और 2000 रुपये नकद बरामद हुए। वहीं अनुराग उर्फ मन्नू यादव की तलाशी में उसके पास से भी एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन और 1000 रुपये नकद बरामद हुए। पुलिस ने दोनों आरोपियों से बरामद सभी वस्तुओं को कब्जे में लेकर सुरक्षित कर लिया है। पूछताछ के दौरान रामजी नागर ने पुलिस को वह मोटरसाइकिल भी बरामद करवा दी जो दिलीप की हत्या के वक्त इस्तेमाल की गई थी और जिसे उसने हरपुरा मोड़ पर छिपा दिया था। पुलिस ने जब हाइड्रा चालक दिलीप यादव की हत्या के सिलसिले में रामजी नागर उर्फ चौधरी से पूछताछ शुरू की तो उसने पहले तो पूरी तरह से अनजान बनते हुए खुद को निर्दोष बताया, लेकिन इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने उसकी चुप्पी और झूठ को भांप लिया और फिर सख्ती से सवाल जवाब शुरू किए। आखिरकार ज्यादा देर नहीं लगी और रामजी टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि वही दिलीप यादव का कातिल है। उसने बताया कि यह हत्या उसने किसी निजी दुश्मनी में नहीं बल्कि सुपारी के तौर पर की थी। रामजी ने बताया कि यह सुपारी दिलीप की नई नवेली पत्नी प्रगति यादव और उसके प्रेमी अनुराग उर्फ मनोज ने मिलकर दी थी। दोनों ने अपने रिश्तेदार दुर्लभ के जरिए उससे संपर्क किया था और हत्या के बदले 2 लाख रुपए देने की बात तय हुई थी, जिसमें से 1 लाख रुपए एडवांस दे दिए गए थे। बाकी की रकम लेने के लिए ही उसने अनुराग को बुलाया था। उसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
रामजी पर जब सख्ती की जा रही थी तब थाने में उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि अनुराग उर्फ मनुज के कानों तक भी पहुंच रही थी। यह सुनकर वह अंदर से डर गया और जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो वह बिना ज्यादा दबाव के ही टूट गया। अनुराग ने बताया कि वह और प्रगति एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और शादी के बाद दिलीप उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया था। इसलिए दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया और राम जी को सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। जब यह साफ हो गया कि दिलीप की हत्या उसी की पत्नी प्रगति ने करवाई थी तो पुलिस टीम उसे पकड़ने के लिए उसके मायके सियापुर हाजियापुर पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिली। उसके भाई आलोक ने पुलिस को बताया कि प्रगति यादव इन दिनों अपने ससुराल गांव नगला दीपा में रह रही है। इसके बाद पुलिस टीम नगला दीपा पहुंची और प्रगति यादव को गिरफ्तार कर लिया। जब उसके ससुराल वालों को उसकी गिरफ्तारी की सूचना मिली तो उन्होंने विरोध जताया। इस पर एसएचओ पंकज मिश्रा ने उन्हें बताया कि आपकी ही बहू ने सुपारी दिलवाकर आपके बेटे की हत्या करवाई है। यह सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया और गहरे सदमे में चला गया। इसके बाद प्रगति को थाना शहर लाया गया, जहां उसका आमना सामना उसके प्रेमी अनुराग उर्फ मनोज यादव और सुपारी किलर रामजी नागर से हुआ। जैसे ही उसने दोनों को देखा उसे सारी सच्चाई समझ में आ गई। अब उसका राज पूरी तरह से खुल चुका था। फिर बिना कुछ कहे सुने प्रगति यादव ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने जब दिलीप हत्याकांड की गुत्थी सुलझाकर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया तो उन्होंने इसकी जानकारी अपने वरीय अधिकारियों को दी। इसके बाद एसपी अभिजीत आर शंकर और एएसपी आलोक मिश्रा ने औरैया पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर हत्या की पूरी घटना और उसकी सच्चाई को सार्वजनिक किया, क्योंकि सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। पुलिस ने मृतक दिलीप यादव के बड़े भाई संदीप यादव की शिकायत पर डीएनएस की धारा 103 के 1 और 61 के 2 के तहत रामजी नागर, अनुराग उर्फ मनोज यादव और प्रगति यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस को रामजी नागर और अनुराग के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए, जिसके आधार पर उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 22, 27 के तहत भी अलग से मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस जांच, आरोपियों के बयानों और अन्य साक्ष्यों से जो तथ्य सामने आए वे बेहद चौंकाने वाले और सनसनीखेज थे। एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ जीवन बिताने की चाह में शादी के केवल 14 दिन बाद ही अपने पति की सुपारी देकर हत्या करवा दी थी।